सिंगापुर में पंजीकृत लाभ निरपेक्ष हिंदी संस्था संगम सिंगापुर और सिंगापुर से निकलने वाली पहली हिंदी पत्रिका सिंगापुर संगम की नई पेशकश है सिंगापुर हिंदी संगम की आवाज। अपनी इस पहल के जरिए हम सिंगापुर में हिंदी को लेकर जो उत्साह है, जो हिंदी की साधना है और हिंदी को लेकर जो भी आयोजन हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराना चाहते हैं। साथ ही हमारी कोशिश है कि हम सिंगापुर में साहित्य, भाषा, कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा दे सके और विशेषकर युवा वर्ग में इसके प्रति जिज्ञासा और उत्साह को बढ़ा सके। इस कड़ी में आज शुरुआत सिंगापुर के साहित्यकारों से। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आराधना जी। विनोद दुबे जी का एक संक्षिप्त परिचय हम आपसे करवाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के भदोही गांव में जन्मे विनोद दुबे जी ने नौवाहन विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। मर्चेंट नेवी के ट्रेनिंग के बाद उन्होंने जहाज की 13 साल की नौकरी की और फिलहाल वो सिंगापुर ऑफिस में प्रबंधक के पद पर नियुक्त है और 5 सालों से सिंगापुर उनकी कर्म भूमि है। हिंदी साहित्य विशेषकर उपन्यास और कविताओं में इनकी रुचि है और बनारस पर केंद्रित इनका लिखा उपन्यास इंडियापा 2018 में प्रकाशित हुआ और अमेज़न पर बेस्ट सेलर रहा। तो विनोद जी, आपका स्वागत है और सिंगापुर संगम हिंदी की आवाज इस मंच पर। धन्यवाद राधना जी, धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि अपनी पेशेवर व्यस्तता के बावजूद लेखन और प्रकाशन दोनों में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? लिखना आराधना जी, लिखने के लिए तो अगर कहा जाए तो आपके पास जो एक शिल्प की जरूरत होती है और जो इमोशंस चाहिए होते हैं, मेरे ख्याल से इमोशन तो नैसर्गिक रहा। मेरी माँ बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, कक्षा 5 तक पढ़ी है, लेकिन हिंदी पे बड़ा अच्छा कमांड है उनका और अच्छा बोल या लिख लेती हैं। तो मेरे ख्याल से हिंदी का जो इंटरेस्ट है, जो अभिरुचि है, वो वहीं से आई होगी। और उसके बाद स्कूल के दिनों में हमारे गांव में एक गुरुजी हुआ करते थे, सूर्यभान सिंह। वो हम बच्चों को बिल्कुल गुरुकुल के आश्रम की तरह पढ़ाते थे, जहां हम बच्चे उनके यहाँ रहते थे और वहीं खाना पीना खाना, वहीं हिंदी, मैथ्स, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ते थे। तो वहां से हिंदी के प्रति इंटरेस्ट, क्योंकि वो खुद कविताएं लिखते थे, तो उससे हिंदी का शिल्प और जो भाषा संग्रह है वो थोड़ा सा बन पाया। तो ये लेके मैं निकला वहां से जरूर, लेकिन मर्चेंट नेवी की जो नौकरी है, जैसा आप कह रही थी, बहुत ज्यादा अंग्रेजीदा है। मतलब बहुत ज्यादा अंग्रेजी को तरजीह देनी होती है उसमें, और हिंदी पीछे बहुत छूट गया। यहाँ आने के बाद, सिंगापुर आने के बाद, एक तो कुछ ऐसे लोग मिले, जैसे संध्या जी हुई, आपसे मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसे लोग मिले कि हिंदी का जो इंटरेस्ट था फिर से एक बार जगा, अंदर से लगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम पीछे छूट गया है, लोग हैं जो अभी भी अलग जगाए हुए हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने एक उपन्यास लिखना, उपन्यास क्या कहूँ, सच तो ये कि एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के, एक छोटी सी कहानी के घाट पे एक प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं और लड़ाई हो रही है। एक दोस्त को भेजा, उसने बोला बड़ी अच्छी कहानी लग रही है यार, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ गई और एक उपन्यास का रूप ले लिया उसने, और एक प्रकाशक के यहाँ भेजा, वो मान गए, तैयार हो गए और उपन्यास बन गया। तो बड़ा यूं ही सब हो गया, बिना बहुत ज्यादा प्लानिंग। तो आपके उपन्यास को बहुत लोगों ने पसंद किया और कुछ लोगों का मानना है कि ये आपकी ही जिंदगी की कहानी है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में? इस पे बहुत सवाल रहता है। एक्चुअली ये सही है कि मेरी जिंदगी की कहानी बिल्कुल नहीं थी। जो कहानी है वो इतनी कॉमन है और इतनी, आप खुद अगर उसको पढ़ेंगी या जिसने भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर लेगा। क्योंकि हमने जो पिक्चरें देखी, जो अपने आस पड़ोस देखा, तो इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके लड़ाई होना, कोई छात्र नेता बन जाना, लड़के लड़की का शर्म के साथ प्रेम, वो सब उन छोटे शहरों का बड़ा यूएसपी है, वो बड़ा कॉमनली वहाँ यूज होता है। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत नया नहीं है। जब मैंने लिखा था तो कहानी को रोचक बनाना बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था। मैं सिर्फ भाषा यूज करना चाहता था, एक अच्छी भाषा, क्योंकि मैं देखता था नई हिंदी में बहुत ज्यादा गालियां वालियां लिखना, और जैसे लगा कि ये बड़ा कॉमन हो गया और यही हिंदी लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे था कि नहीं, मुझे एक अच्छी हिंदी लिखनी, अच्छा एक चीज बनाना है, और अगर भाषा लोगों को अच्छी लगेगी तो पसंद आएगी, और पसंद आई। तो कहानी का मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, कतई नहीं लूंगा, लेकिन हाँ ये है कि बहुत कॉमन कहानी है जो बहुत लोगों को कह सकते हैं।
बहुत है। आपने अपनी जो उपन्यास है उसमें बनारस का इतना सजीव चित्रण किया है, जैसे गंगा के शांत पानी में उसकी किरणों की लाली किसी के पैरों की महावर की तरह फैली हो। तो इतनी खूबसूरती से आप जो संवेदनाओं को शब्दों में पिरोते हैं, तो क्या जो आपकी जिंदगी के कैनवस पर आपका जो विस्तृत संस्मरण है उसको अपनी उस भंडार को अपनी लेखनी में समेटना थोड़ा दुष्कर कार्य है, कैसे कर पाते हैं उसे आप? मुश्किल तो है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि हिंदी की पढ़ाई अच्छी हुई थी, जो बेसिक पढ़ाई होती हिंदी की, गांव में रह के वैसे शुरू में लगता था कि सब कुछ गांव में कुछ मिला नहीं हमें और असली जिंदगी तो शहर में थी, वहां सीख नहीं पाए, पीछे रह गए। अब लगता है कि जो वहां हमने सीखा वो सबके बस का नहीं है। तो वो जो खजाना एक मिला उन दिनों में शब्दों का, वो बहुत बड़ा एक साथ रहा उसका, और जिसके जरिए ये सब मैं लिख पाता हूँ। और मैं सही कहूँ तो इसके लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वही मेरा नॉर्मल शब्द विन्यास है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे गुरु जी जो पढ़ाते थे वो तो बहुत अच्छा लिखते थे, मैं तो बहुत ही नॉर्मल लिखता हूँ। तो मैं उसके लिए उन्हीं को धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी तरह से वो जो शुरुआती पढ़ाई तालीम रही है गुरु जी की, वहीं से ये सब लेके आया जहाँ मैं लिख पाता हूँ। आपके गुरुजी ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया और आप बहुत अच्छा लिखते हैं। इतनी आपकी जो कविताएं हैं, विशेषकर जो मैंने सिंगापुर संगम के साहित्य के खजाने के मंच से सुनी थी, आपकी प्रेमचंद की कविता, उस कविता को सुनकर ऐसा लगता है जैसे आज सच में प्रेमचंद जी आपके करीब बैठे हों, आप उनसे बात कर रहे हों। उसका भाव भी वैसा ही था, जो आपकी लेखनी में जो सहजता और जो एक सहजता और प्रवाह है, वैसा लगता है कि पाठक को वो अपना अपना सा लगता है। तो ये जो लिखने की कला है उसके पीछे का कुछ राज हमें बताइए, कहाँ से लेकर आते हैं वो कला, वो जादू? धन्यवाद इस उत्साहवर्धन के लिए। लिखने को लेके भी मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि नौकरी नहीं है मेरा पेशा नहीं है। आप जानती हैं कि हिंदी लिख के आप तालियां बटोर सकते हैं, वाहवाही मिल सकती है, पर आप रोटी नहीं कमा सकते। तो वैसे ही मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज सोचा है कि लिखने में मैं सिर्फ वही करूंगा जो मेरा मन करता है, इसमें बिल्कुल दबाव नहीं। तो कई बार गुणीजनों का, बड़े लोगों का रहता है कि थोड़ा और क्लिष्ट हिंदी लिखी जाए, थोड़ा और हिंदी के अंग्रेजी के शब्द कम से कम यूज किए जाए, तो ये दबाव जरूर रहता है जो लोग सुनते हैं। लेकिन मेरा इसमें बहुत क्लियर मानना है कि हिंदी जो दूर होती जा रही है लोगों से, उसका एक रीजन रहा है कि भाई अंग्रेजीदा समाज है, हमें सीखना पड़ता है चलानी। हिंदी हम चाहते हैं क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज है और हम बचपन से बोलते आए हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी को हिंदी से नफरत है, लेकिन आप अगर उसको सिंपल तरीके से परोसेंगे, जैसे अभी आप बाटी चोखा की बजाय पिज्जा टाइप का कुछ बनाया, तो शायद आजकल के बच्चे उसको आराम से खाना चाहेंगे, नाम सुन के ही खाना चाहेंगे। अब आप अपनी जिद पे पड़े रहेंगे कि नहीं मुझे तो गांव का बाटी चोखा है, इसको खिलाना है और अपना संस्कार जगा के रखना है, तो उसमें आप हार जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया उधर नहीं जा रही। तो मैं इस चीज को लेके बहुत क्लियर हूँ कि मैं जो लिखूं वो बहुत सिंपल रहे। जैसे दिनकर ने लिखी हैं कविताएं, बहुत अच्छी कविताएं, लेकिन अगर मैं किसी को आज सुनाऊं तो शायद हम लोग समझ पाए, लेकिन हमारे बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा, बहुत जिद करनी पड़ेगी हमें उनको समझाने की। तो मेरी कोशिश रहती है, बहुत बड़ी कोशिश है, कि अंग्रेजी के शब्दों का भी यूज करूंगा जरूरत पड़े तो, ताकि एकदम आराम से उन्हें लगे कि मेरा है, और इतना सिंपल रहे और इतना क्लियर रहे कि उनको मैं जोड़ पाऊं। तो फाइनली जैसे आपकी बेटी है, अगर वो मेरी माँ की कविता, जैसे आपने भी माँ की कविता लिखी, मैं सुन रहा था उसको, अगर वो आपकी बेटी इधर और बेटियां जुड़ पाई तो वो बहुत बड़ी सफलता है एज ए साहित्यकार। आप ये बहुत बड़ी सफलता नहीं कि आपने एक अच्छी कविता लिख दी, लेकिन आप एक पूरी पीढ़ी को जोड़ ले रहे हैं उस कविता से। तो वो एक मेरी कोशिश है पूरी तरह से, और इसीलिए मैं इसके लिए बहुत कॉन्शियस हूँ कि गलती से कोई कठिन शब्द नहीं है। मेरा विन्यास कठिन है, इसलिए मैंने मेहनत करके उसको सिंपल बनाया है, और अब मैं अंग्रेजी के शब्द भी जोड़ना चाहता हूँ ताकि एकदम सिंपल बने। ये मैं समझ सकती हूँ, ये कोशिश करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाकी जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जब मैं प्रेमचंद का लिख रहा था तो मैं चाहता तो उनका मतलब सिर्फ कविताएं लिखता, पर मैं चाहता था कि शुरुआत इसी लाइन से हो कि एक ख्वाहिश है कि किसी सुबह तुम मिलो मेरे साथ अदरक वाली चाय लेके और मैं तुमसे पूछूं, ताकि इमीडिएटली सुनने वाले को लगे कि प्रेमचंद कोई बहुत अजूबे नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है जो आपके पास बैठे हैं और आप उनसे अपनी आज के साहित्यकारों के पूछना चाहते हैं कि भाई तुम कैसे लिख लेते हो, मुझसे तो नहीं हो पाता। एक ये मेरी कॉन्शियस कोशिश होती है, जानबूझ के कोशिश करता है। तो क्यों, अगर हम ये माने कि प्रेमचंद आपके
पसंदीदा साहित्यकार हैं या कुछ और भी हैं साहित्यकार जो आपके संस्मृतियों में बहुत गहरे बसे हुए हैं और जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है लेखनी के लिए? तो मुझे पढ़ाई के दौरान जो लैंग्वेज अच्छी लगी वो जयशंकर प्रसाद की मुझे बहुत अच्छी लगी। छायावाद में नीलघन सेवक से सुकुमार सुधा भरने को विदुर के पास, मुझे वो भाषा बहुत अच्छी। और जब मैं खुद लिखने लगा तो मुझे तब फिर लगा कि वो आउटडेटेड हो रही है और बहुत मुश्किल है आज की जनरेशन को उससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। लिख के मैं खुश तो हो जाऊंगा कि बहुत अच्छा लिखा है, पर कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे मैं प्रेमचंद से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बहुत जैसे गुलजार की तरह है। वो मुझे लगते हैं कि आज भी अगर आप टॉप 3 आइटम सॉन्ग ले ले तो गुलजार उसमें भी आते हैं कि बीड़ी जले ले जिगर से पिया या फिर कजरारे कजरारे, जबकि वो लिख तब से रहे। तो प्रेमचंद को उस एंगल से बहुत इसलिए लिखते टाइम मेरी कोशिश रहती है। पर शब्दों का विन्यास मुझे जयशंकर प्रसाद का बहुत प्रिय, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे शब्द चूज करते हैं। आपके जो उपन्यास है इंडिया का, उसका शीर्षक मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। ये जो चुनाव था वो कैसे आपने चुना कि इसका नाम इंडियापा होना चाहिए? ये स्यापा कैसे? अच्छा हाँ, ये सही है। इसकी संधि विच्छेद इंडियन स्यापा ही है एक्चुअली, इंडियापा के पीछे। अब नया है एक्चुअली, एक नया शब्द है। एक तो मुझे नए शब्द अच्छे लगते हैं, जैसे मुझे लगता है कि और कुछ दे ना दे, कुछ नए शब्द खोज निकालें तो अच्छा है। हिंदी में ऐड करते रहें आज के हिसाब से तो बढ़िया है, हिंदी का बढ़ता रहेगा। हम लोग एक्चुअली जहाज में थे और मेरे एक मित्र हैं, उनकी शादी हुई थी। जहाज की नौकरी बड़ी अलग दूर की रहती है, ये नॉर्मल जमीन की नौकरी जैसी नहीं होती, बड़ी दूरी रहती है, महीनों महीनों बात नहीं हो पाती है। तो हम कुछ काम कर रहे थे और वहाँ एक मित्र थे, तो मैंने उस दिन करवा चौथ था, तो उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने पूछा आपसे कि सर आप बार बार मतलब परेशान लग रहे हैं, क्या हो गया? बोला यार ये चांद आ जाता तो मैं देख लेता और बीवी को फोन कर देता और वो करवा चौथ का व्रत तोड़ देती। तो मैंने सोचा कि यार तब मेरी शादी खुद नहीं हुई थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये पूरा सुन के ही कि मतलब यहाँ से ये चांद देखेंगे और हम लोग ब्राजील साइड में कहीं थे, वहाँ का टाइम इंडिया से बहुत अलग है, सब बट उल्टा ही था। तो मैंने बोला कि सर आप मतलब ये तो समझा दीजिए उनको, छोटी सी बात है, समझ जाएंगे, वो पी लेंगे, आप यहाँ अपना काम कर रहे हो। तो गुस्से में उन्होंने बोला कि यार आपको तो पता ही सब इंडियापा है ना, वो लोग कहाँ सुनने वाले। बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि इंडियन सियापा है। तो मुझे ये शब्द बड़ा कैची लगा। जितन माथुर नाम है, फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि मुझे इंडियापा शब्द बड़ा अच्छा है। तो फिर हम उस कई बार यूज करते रहे अपनी लाइफ में, जब भी कहीं हम इंडियन चीजों को लाना चाहते थे, क्योंकि हमें मिलते ज्यादा अंग्रेजी थे, तो हम बोलते थे ये इंडियापा है, इस तरह की हरकत है। तो उसको हम लेके आए और वो हमारा ट्रेडमार्क है। जैसे कई बार मेरे कैप्टन अंग्रेज रहे, तो जैसे वो रूम में आए और देखे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, तो वहाँ हीरो हीरोइन पेड़ के आगे पीछे नाच रहे हैं, तो उनको अजीब लगता था देख के, यार ये डांस क्यों कर रहे हैं लोग। तो हम लोग बोलते थे ये इंडियापा है, इसको आप नहीं समझेंगे, ये हमारे यहाँ। तो वहीं से ये शब्द। तो आपकी जो व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं हैं उसकी वजह से आप एक खाना बदोशी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो लेखनी है, अगर आप उसकी बात करें तो ऐसा लगता है कि आपका मन अभी कहीं बनारस के घाट पर बैठकर संध्या आरती का आनंद ले रहा। तो ये जो आपके अंदर जो संवेदना है वो आपके जीवन के किसी संस्मरण और जो उसका बहुत गहरा प्रभाव दिखता है आप पे, उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे आप? आपने एकदम दिल की बात कही कि मन तो सही में वहीं लगता है। आई थिंक इमोशंस जो होते हैं आदमी में, भावनाएं जो होती हैं वो पैदा तो होती नहीं। आई थिंक हम जीन्स में लेके पैदा होते हैं, इमोशनल रहते हैं। तो इसलिए अक्सर मैं देखता हूँ कोई लेखक अचानक से बन नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं रहता है उसके अंदर। मुझे तो बचपन से याद है कि जब मैं छोटा था तो इवन स्कूल में जो भाषण देते हैं या फिर देशभक्ति के गाने हमारे टाइम पे चलते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बोलना, गाना गाना। तो वो हमेशा मन में तो था ही। गांव का होने का एक बहुत बड़ा फायदा रहा कि बहुत बड़ा एक होराइजन मिल गया। आपने मुफलिसी या फिर परेशानी, हालांकि उस समय लगता नहीं, वो तो बहुत अच्छी लाइफ थी जो थी, लेकिन शहर में आए तो लगा कि यार वो तो बहुत तकलीफ वाली जिंदगी थी वहां, और जिंदगी बेहतर होती गई। बट जो होराइजन मिला, जैसे जब मैं जहाज पे गया तो मैं सोचता था जो दिल्ली का लड़का या बॉम्बे का लड़का है, जो उसका होराइजन है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, उसके लिए सिंगापुर या अमेरिका पहुंचना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो भावनाएं और विकसित हुई और बढ़ी। और एक वो भी रहा कि हमारे अंदर की जो बातें हैं वो आधे लोग समझ भी नहीं पाते, क्योंकि मेट्रो का लड़का नहीं समझ पाएगा। मतलब उसके लिए अगर
जैसे एक फ्रेंड था मेरा और वो दिल्ली का, तो उससे मैंने पूछा यार लाइट हमारा नहीं रहती, उसने बोला तुम लोग आईफोन कैसे चार्ज करते हो? तो मुझे लगा कि यार लाइट नहीं रहती, हमने फ्रिज नहीं देखा, बहुत सी समस्या है और जिसको सिर्फ आईफोन नजर आ रहा है, मतलब तो आप समझ सकती हैं कि वो भावनाएं, अब मैं वो कविता क्या प्रेमचंद की समझेगा, वो भावनाएं उमड़ घुमड़ रही थी अंदर। और इसलिए जब मौका मिला तो मैं खूब लिखता हूँ अपनी भाषा को लेके, हिंदी को लेके, प्रेमचंद को लेके, गाँव को लेके खूब लिखता हूँ। ज्यादातर कविताएं गाँव को लेके ही रहती, क्योंकि वही चीजें थी जो मैं नहीं बोल पाया। अंग्रेजी तो सीख ही लिया, उनसे बात कर ही रहा, पर वो चीजें छूट गई थी, तो एक मेरा जैसे कर्ज सा लगता है, वो मुझे पूरा करना है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो खुल के उनको प्रयोग किया जाए। वो बहुत अच्छी लगती है और इसलिए जुड़ाव ज्यादा होता है, क्योंकि जिनकी पृष्ठभूमि रही है, चाहे वो ग्रामीण रही हो या फिर वो गांव जाते रहे हो बचपन में, गर्मी छुट्टियों में, वो संवेदनाओं को समझ सकते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग भी जानते हैं कि वो कि लाइट का चला आना या अपने पसंदीदा कार्यक्रम को देख पाना टेलीविजन का, वो कितना बड़ा सुख होता है। और मतलब बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान होता है, या फिर गांव की जो लड़कियां होती हैं उनकी संवेदना। आपकी कविता हमने सुनी थी सिंगापुर संगम के पहली जो ऑनलाइन गोष्ठी थी, उस कविता को आप 2-4 लाइन जरूर सुनाएं, क्योंकि वो बाबूजी को जो मनुहार से रोटी परोसती हैं बेटी, वो मुझे बहुत बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ देखा है, सुना है, उसको जिया है। वो मैं सुनना चाहूंगी, कम से कम 2-4 पंक्तियां। और एक और भी आपने कविता लिखी थी कि वो सिंगापुर में रहने के बाद भी जो आपका दिल जो हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, वो एक जो लाइन था, वो बहुत सारे जो भारतीय सिंगापुर में रह रहे हैं, उससे वो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, उनको लगता है ये तो मेरी ही कहानी है। वो भी दोनों कविताओं की कुछ हम सुनना चाहेंगे आपसे। मैं आज भी अपने देश का लड़का हूँ, ये कविता एक्चुअली उस दर्द पे थी कि जो मेरे गांव के दोस्त हैं या फिर शहर में रहे, उनको हमेशा लगता है कि अब तो मैं विदेशी हो गया हूँ और मेरे अंदर कोई संवेदना बची नहीं देश को लेके, और मेरा जो भी दुख है वो सब घड़ियाली आंसू है, क्योंकि मैं तो मजे कर रहा हूँ। तो ये कविता उसी जद्दोजहद को लेके थी, जो उनको मैं कहना चाहता था कि मैं आज भी अपने देश का लड़का हूँ। दोस्तों के साथ बचपन में सपनों के झालर बनाता हूँ, उन्हीं सपनों के पीछे 7 समंदर पार मैं डॉलर कमाता हूँ। हालात कैसे भी हों मैं जिंदगी काट ही लेता हूँ, चंद दोस्त यहाँ भी बनाता हूँ, मैं अपनी दुख दर्द बांट ही लेता हूँ। बचपन के दोस्त छेड़ते हैं मुझे कि देशभक्ति के मामले में मैं एकदम से करता हूँ, पर ये मेरा दिल है कि जानता है मैं आज भी अपने देश का लड़का हूँ। तो ये वो वाली कविता थी। ये बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं आप, लगता है सच में। और जो मेरा भी मानना है कि आप लिखें ऐसा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ सकें और उनकी संवेदनाओं को महसूस कर सके। और अभी आपने एक कविता भी मैंने लिखी है, मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। और मेरी कोशिश थी कि जैसे हमारे और आपके बच्चे भी उसको समझ पाए। तो उसमें एक लाइन थी कि पिता एक ही जिंदगी में कई किरदार निभाते हैं। पिता, जैसे आपकी बेटी है तो कई बार होता होगा कि पापा डांट रहे हैं, उसको लगता है मम्मी तो अच्छी है, पापा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि फादर्स का आप जानती हैं, आप खुद आपके फादर रहे। तो पिता एक ही जिंदगी में कई किरदार निभाते हैं, कभी माँ के बगल में खड़े साइड हीरो तो कभी सामने से विलन बन जाते हैं। पिता एक ही जिंदगी में किरदार निभाते हैं। बिल्कुल तो कोशिश रहती है कि ये शब्द आए जो इमीडिएटली लोग पिक कर पाए। जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार तभी होगा जब वो ज्यादा से ज्यादा लोग उससे कनेक्ट कर पाए, जुड़ पाए। और जो युवा वर्ग है उनका एक सबसे बड़ी चुनौती भी है, और अगर ऐसा हो सके तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हिंदी भाषा के लिए। तो आप अगर कुछ संदेश देना चाहें यहाँ हिंदी को लेकर, जो भी काम चल रहा है सिंगापुर में, और जो सिंगापुर संगम संस्था और उसकी पत्रिका की तरफ से भी जो भी चल रहा है, उससे आपका जुड़ाव रहा है शुरू से, आपके बहुत सारे संस्मरण भी प्रकाशित हुए हैं, कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं, आपका किस तरह का रहा है अनुभव, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस मंच से? सबसे पहले तो मैं संध्या जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसों को, जो कि होता है ना कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय दिखाए, तो हम लोग जो 100 योजन लागने को तैयार नहीं है, अपनी जिंदगी में डूबे हुए हैं, कहीं कुछ लिख लेते हैं, ऐसे लोगों को आती हैं और उठाती हैं, बोलती नहीं आप आइए, कोशिश करिए, लिखिए, बोलिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और बहुत मुश्किल है, सही बताऊं तो मैं मतलब सबको इकट्ठा करना, ये प्रोग्राम्स बनवाना करना, वो पूरा शादी में जो समधिन का काम होता है ना कि पूरा सबको खरा के किसी तरह निकाल ले जाना, इसको वो वाला काम होता है, वो बहुत मुश्किल है।
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएँ हैं कि ये प्रोग्राम बढ़ता रहे। हम जैसे लोगों से जो भी थोड़ा बहुत हो सके, जैसे मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मेरा स्ट्रेंथ या मेरी जो भी है वो क्राफ्ट है। मुझे बहुत पसंद नहीं है, जैसे मैं देखता हूँ कि प्रोग्राम अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि इतना समय ही नहीं रहता हमारे लिए, मैं सही बताऊँ। तो एक मुझे गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती है, मैं उनसे कहता भी हूँ कि मैं बहुत कुछ कर नहीं पाता, मैं फ्लायर नहीं बना पाता, मैं वो सब एडिट नहीं कर पाता, लेकिन क्राफ्ट में काम करना अच्छा लगता है। मुझे एक अच्छी कविता, तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी जो मैं सुना पाऊँ, कर पाऊँ वो करूँ। और मैं बाकी लोग जो सिंगापुर में हिंदी से जुड़े हुए हैं, जो मेरी तरह शर्माते हैं या फिर ज़्यादा सामने नहीं आते, उनको लगता है कि पता नहीं क्या है, क्या चल रहा है, उनसे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा मंच है, इससे जुड़ें, अपनी कविताएँ सुनाएँ, सुने लोगों की जो भी चल रही है और सहयोग करें, क्योंकि हो सकता है हिंदी हमारे लिए रोज़ी-रोटी नहीं है, पर वही है कि माँ बूढ़ी हो गई तो माँ ही रहती है ना, तो है तो जो है हिंदी हमारी, तो अगर और नहीं कुछ कर सकते इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपनी रोज़ी-रोटी चलाएँ, प्लस हिंदी के लिए जो भी, मेरे लिए कई बार ये स्ट्रेस बूस्टर होता है, क्योंकि आप ऑफिस की नौकरी, भाग-दौड़, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रेशर वो सब लेते हैं, तो कई बार आप एक कविता लिख लेते हैं अच्छी, तो जैसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया थोड़ी देर में। जी। तो मैं तो यही गुज़ारिश करूँगा कि कई बार लोग भूल जाते हैं अपनी शक्ति कि मैं लिख भी सकता हूँ। बेझिझक आप आइए और लिखिए और हिस्सा लीजिए सिंगापुर संगम में, और संध्या जी जैसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत हम कर पाएँ अपने साइड से वो करें। जी। ये आपने एक लिखा था कि आप एक अपने अगले उपन्यास पर काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ बताना चाहें उसके बारे में, जो भी आपको लगे उचित। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली एक तो 2 चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कविताएँ काफ़ी हैं। पहले मुझे नहीं लगता था कि कविताओं को प्रकाशन की ज़रूरत पड़ेगी या फिर इतनी हो जाएँगी। लेकिन लिखते-लिखते कविताएँ छोटी हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हमेशा एनालिसिस बेस पे चलता हूँ कि भई मेरे पास 2 घंटे हैं, तो चलिए कविता लिख लेता हूँ, लगेगा कुछ तो पूरा हो गया। और कविताएँ चल पड़ी हैं, यूट्यूब चैनल है जिस पे भी डालता हूँ। संध्या जी अपने पेज पे डालती हैं सिंगापुर संगम पे, तो आप जैसे लोगों से भी सीखने को मिलता है कितना अच्छे से प्रेज़ेंट किया जा सकता है। तो एक कविता संग्रह प्रकाशन करने का प्लान है। करीब 40-50 कविताएँ हो गई हैं, थोड़ा और हो जाए तो शायद एक कविता संग्रह प्रकाशन करूँ। यूँ ही सिंपल कविताएँ, इमोशंस पे बेस्ड हों, सिंपल भाई-बहन, माँ, पिता, बेटी, बहुत सी इमोशन है हमारे चारों तरफ। बहुत लोग, ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी है कि मैं लिख सकता हूँ, और जब वो कई दिलों को छूती, जैसे मैंने मातृ दिवस पे लिखी थी और बहुत सी मेरे कॉन्डोमिनियम में रहने वाली बहुत सी लड़कियों को बहुत अच्छा लगा है। कुछ लोगों की माँ रिसेंटली गुजर गई थी, उन्होंने तो स्पेशली मुझे कॉल करके थैंक यू बोला, तो मुझे बहुत लगा कि एक अच्छा काम किया मैंने कि किसी की भावनाएं लिख पाऊँ। एक कोशिश तो वो है कि कविता का संग्रह प्रकाशित करूँ। उपन्यास आराधना जी हाथी की तरह है, जैसे कहानियां और कविताएं हाथी की तरह होती हैं, आप 5-6 बना सकते हैं। हाथी में क्या है कि आप बड़ी मेहनत करके एक पैर बनाते हैं, ये बनाते हैं, फिर बाद में लगता है कि यार ये जमा नहीं, हाथी जमी नहीं, तो बहुत मेहनत का काम होता है। लेकिन करके भी वही मजा आता है, जैसे आप दौड़ते हैं, मैं खुद दौड़ता हूँ मैराथन, तो आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ के खुश तो होते हैं, पर आप 42 किलोमीटर करते हैं फुल मैराथन, बड़ी खुशी मिलती है कि यार मेहनत बहुत था पर बड़ा काम हो गया। तो जो उपन्यास मैं लिख रहा हूँ, ये इस बार मेरी कोशिश है कॉर्पोरेट लाइफ पे है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत अपनी जिंदगी के आसपास हो ताकि इजी रहे लिखने में। तो मैं एक 2-3 दोस्तों की कहानी है ये, जिसमें अलग-अलग तरह के थॉट प्रोसेस होते हैं। कुछ लोग लाइफ को लेकर बड़े अग्रेसिव होते हैं, उन्हें बहुत कुछ हासिल करना होता है। कुछ लोग शुरू से ही बहुत क्लियर होते हैं। जो अग्रेसिव इंसान बाद में पहुंचता है, वो शुरू से वहां पहुंच चुके होते हैं, उनको पता होता है कि लाइफ में अपनी खुशी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें ये सब भाग दौड़, ये सब जो भी है ये खत्म हो जानी है। और कुछ लोगों को कुछ पता नहीं होता। आपके कई दोस्त होंगे, आप अपने दोस्तों को इमीडिएटली कैटेगराइज कर सकती हैं इन 3 कैटेगरी। जी। और से बनते हैं, मैंने ये देखा है कि ऐसा कोई ईश्वर ढांचा नहीं बनाता, हम अपनी परिस्थितियों से बन जाते हैं। जिसको मुश्किल रही है जिंदगी में, उसको अग्रेसिव हो जाना होता है। जिसको सब कुछ मिल गया, जैसे गौतम बुद्ध को सब कुछ मिल गया था तो वो बुद्ध बन गए, उनको लगा इनसे कुछ रखा नहीं है। उन्हें अशोक को नहीं मिला तो उसे राजा बनना था, उसे सब कुछ मारना था। जब सब मिला तो उसे फिर बुद्ध धर्म। तो मुझे ऐसे ही 3 कैरेक्टर्स लेके मैंने बनाए हैं, और वो कैरेक्टर, एक जो अग्रेसिव बंदा है वो सिंगापुर में आता है, यहाँ नौकरी कर रहा होता है, एक बंदा गांव में रह के अपने मन का करता है, और एक वहीं रहता है। तो इन तीनों दोस्तों की कहानी है, दोस्ती इनकी बनी रहती है, लेकिन इनके थॉट प्रोसेस अलग है।
तो मैं ये तीनों इमोशंस जो होती है ना आदमी के अंदर, किस तरह वो अपनी, और फिर लाइफ में एंड ऑफ द डे पत्ती अगर पेड़ से गिरती है तो उसे गिरना नीचे, चाहे वो गोल गोल घूम के गिरे, चाहे दो बार ऊपर उड़ के फिर नीचे गिरे, गिरना उसे नीचे। तो तीनों फिर जब मिलते हैं तो अपनी जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और समझ में आता है कि क्यों ऐसे थे और किस तरह वो ऐसे बन गए थे, और एक तरह से उन्हें दुख भी है और अब वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि यार मुझे ऐसे ही बनना था क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी तो मैं ऐसा बन गया। तो एक तरह से इमोशंस को, हमारी जिंदगी के जो इमोशंस होते हैं उनको परोसने की कोशिश कर रहा हूँ मैं प्रोफेशनल लाइफ में। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आपके नए उपन्यास की प्रतीक्षा रहेगी। तो संगम सिंगापुर संस्था और सिंगापुर संगम पत्रिका की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आभार। आराधना जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।